Hello student, welcome back to my channel. I am Dr. Rekha Mittal and today we will discuss about the second part of laser. आप लोगों ने देखा होगा, यदि आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरा फर्स्ट पार्ट देखना लेजर का, क्योंकि उसमें मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स बताए हैं लेजर के बारे में। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि वो कंपोनेंट यहाँ पे यूज में आने वाले हैं। तो यदि आपको उसके बेसिक कंपोनेंट नहीं पता तो सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर को मेरे देख लेना। उसके अलावा मैंने उसमें ये भी बताया कि आइंस्टीन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, और वो आइंस्टीन कोफिशिएंट जैसे आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेशन एमिशन, ये तीनों मैंने चीजें बताई हैं। और उसके बीच में आपस में एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशन है वो भी मैं बता चुकी हूँ। पूरा डेरिवेशन मैंने आपको बताया उसमें। तो जिसने भी यदि नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये चीज समझ में आने वाली है। क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज जो लेक्चर में, आज मैं क्लास में आपको बताने वाली हूँ रूबी लेजर की कंस्ट्रक्शन वर्किंग, हीलियम नियॉन लेजर की कंस्ट्रक्शन वर्किंग, सेमीकंडक्टर डायोड लेजर, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ लेजर यूज में आता है। जैसे कि एक दो एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे ये हम बारकोड को स्कैन करते हैं, जब आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं और फिर बिलिंग काउंटर पे आप जाते हैं तो वो जो स्कैन करते हैं वो उसमें जो लाइट आती है दैट इज द लेजर लाइट, तो स्कैन लेजर से ही होता है। उसके अलावा मेडिकल लाइन में भी काम में आता है, और भी बहुत सारी जगह है जहां पर लेजर काम में आती है। तो इसलिए हम डिफरेंट टाइप्स की लेजर हम पढ़ने वाले हैं कि उसमें जो एक्टिव मीडियम होगा वो सॉलिड भी हो सकता है और गैशियस भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूबी लेजर की। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि रूबी लेजर क्या होती है। तो रूबी लेजर जो है, इसको रूबी लेजर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हम जो एक्टिव मीडियम ले रहे हैं वो एक्टिव मीडियम क्या है, रूबी क्रिस्टल है, और वो रॉड की फॉर्म में है। ये देखिए, ये जो रॉड है ये रूबी क्रिस्टल है, ये रूबी क्रिस्टल की रॉड है, और इसके चारों तरफ क्या है, ये एक कांच की ट्यूब है जिससे इसको हमने कवर कर रखा है। तो ये सबसे पहले जो डेवलप किया गया था लेजर वो था रूबी लेजर, और इसमें जो एक्टिव मीडियम है वो सॉलिड मीडियम है, और वो सॉलिड मीडियम क्या है, रूबी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मानक। और ये इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, पिंक कलर, रेडिश कलर होता है। और वो कलर रेडिश कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें ये जो रूबी है इसके अंदर एल्यूमिनियम कंपोनेंट के साथ, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रोमियम आयन प्रेजेंट होता है, और वो कितना परसेंट होता है, 0.05% प्रेजेंट होता है एज अ इम्प्योरिटी। और इस क्रोमियम की वजह से ही जो रूबी है वो रेड कलर का, पिंक कलर का, रेडिश कलर का दिखता है हमें। तो ये जो मीडियम हम यहाँ पे ले रहे हैं वो कौन सा मीडियम ले रहे हैं, सॉलिड मीडियम ले रहे हैं। वो सॉलिड मीडियम क्या है, रूबी, इसलिए इसको बोल रहे हैं रूबी लेजर। तो इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल लेजर डेवलप्ड इन 1960। 1960 में सबसे पहले ये लेजर बनाया गया था, डेवलप किया गया था। और ये किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन 3 लेवल लेजर सिस्टम। ये जो एनर्जी लेवल है उसमें 3 एनर्जी लेवल्स में जो एक्साइटमेंट होता है, फिर एमिशन होता है, जिसकी वजह से लेजर प्रोड्यूस होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी सारे जो इसके एनर्जी लेवल्स हैं। तो एक तो ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, सेकंड मेटास्टेबल, और थर्ड जो होगा एक्साइटेड स्टेट। तो ये 3 लेवल होते हैं, इसीलिए इसको इट इज बेस्ड ऑन 3 लेवल लेजर सिस्टम मैंने लिखा है कि इट इज बेस्ड ऑन 3 लेवल लेजर सिस्टम। अब इसके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, ये जो रूबी लेजर जो हम पढ़ रहे हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है एक्टिव मीडियम। अब देखो, यदि मैंने आपने बेसिक कंपोनेंट्स यदि देखे हों प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए थे। तो वो कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट बताए थे। मैंने बताया था एक्टिव मीडियम, एक्टिव मीडियम जिसकी वजह से लेजर प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी। तो वो एक्टिव मीडियम हम कहाँ क्या ले रहे हैं, रूबी क्रिस्टल। यू जस्ट नोट इट डाउन इन योर कॉपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो एक्टिव मीडियम जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, रूबी क्रिस्टल, ठीक है, रॉड की फॉर्म में है। तो रूबी क्रिस्टल, और वो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्रोमियम है और कितना परसेंट है 0.05%, इतना परसेंट है, स्मॉल क्वांटिटी में है एज अ इम्प्योरिटी और उसकी वजह से ही इसका कलर जो होता है वो रेड कलर होता है। फिर सेकेंड पॉइंट है रेजोनेंट कैविटी, ये भी मैंने आपको बताया था। उसमें रेजोनेंट कैविटी जो है वो एक तरीके से, ये देखो ये दोनों साइड, ये जो रॉड है इसके दोनों साइड प्लेन मिरर्स है और इसमें जो ये एक प्लेन एक मिरर तो कैसा होगा, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर, ये मैंने लिख रखा है पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। एक जो मिरर है वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, कुछ तो ये रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ ट्रांसमिट करेगा। और दूसरा जो मिरर है ये दूसरी साइड, देखो इस रॉड की दूसरी साइड आप देखो फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर लिखा हुआ है, तो ये कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करेगा फोटोन को और ये वाला जो है वो पार्शियली रिफ्लेक्ट करेगा। अभी इसकी पूरा प्रिंसिपल हम देखने वाले हैं। तो ये है फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर और ये है पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर। उसके बाद है एक्साइटिंग सिस्टम। अब इसमें एक्साइटिंग सिस्टम कौन सा है, जिसकी वजह से फोटोन प्रोड्यूस होंगे और क्या होगा, जो प्रोसेस इसमें चलेगा, ऑसिलेशन होगा और वो जो पार्टिकल्स हैं जो फोटोन से एक दूसरे से टकराएंगे और फाइनली जो लेजर लाइट प्रोड्यूस होगी। तो वो एक्साइटिंग सिस्टम क्या है, वो है ज़ेनॉन फ्लैश ट्यूब। और ये देखो ज़ेनॉन फ्लैश ट्यूब क्या है, ये स्पाइरल फॉर्म में इस तरीके से ये जो कांच की ट्यूब दिख रही है इस पे हमने इसको लपेट रखा है, ठीक है, ज़ेनॉन लैम्प। और ये जो है ये ज़ेनॉन लैम्प ये किससे कनेक्टेड है, हाई पोटेंशियल सोर्स से कनेक्टेड है, पावर सोर्स से कनेक्ट है, जिसकी वजह से हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा और वो हाई पोटेंशियल से फिर क्या होगा, फोटोन रिलीज होंगे। तो ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया। एक बार वापस मैं रिपीट कर देती हूँ। इसके अंदर जो है वो रूबी रॉड है, दोनों साइड मिरर लगे हुए हैं, एक है फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर, दूसरा है पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर। और ये जो स्पाइरल फॉर्म में है ये है ज़ेनॉन लैम्प और इसको हमने कनेक्ट कर रखा है पावर सोर्स से, जिससे कि क्या होगा कि इसको जैसे इसको ऑन करेंगे हम तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, फोटोन प्रोड्यूस करेगा और वो जो फोटोन है वो इसके अंदर जाएंगे और फिर क्या होगा कि एटम जो है वो जो इसके अंदर एटम है वो एक्साइट होंगे और वो जब एक्साइट होंगे तो फिर एटम ग्राउंड स्टेट में जो थे वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या होगा, जब वापस से वो ग्राउंड मेटास्टेबल स्टेट में आएंगे तो मेटास्टेबल स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से मेटास्टेबल में भी जा रहे हैं और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। तो इस तरीके से जब ये जो फोटोन है वो एक दूसरे से कब यहां से टकराएंगे और फिर ये क्योंकि फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर है इधर से टकराएंगे, तो कोलिजन से फाइनली एक ऐसी लाइट प्रोड्यूस होगी जो कि कोहेरेंट होगी, जो डायरेक्शनल होगी। और वो डायरेक्शनल जो लाइट है, जो कोहेरेंट लाइट है, वो यहां से ये जो मिरर है ये ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। तो वो किसकी फॉर्म में निकलेगी, पल्स की फॉर्म में हमें लाइट मिलने वाली है। और ये जो लाइट है उसी को हम कह रहे हैं, उस पल्स को ही हम कह रहे हैं लेजर, ठीक है। और उसकी जो वेवलेंथ होगी, देखो मैंने वेवलेंथ भी लिख रखी है, इसकी वेवलेंथ होगी 6943 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी वेवलेंथ होगी। और इनिशियली जो हमने जब इसको हम स्टार्ट करते हैं, जैसे ही हमने पोटेंशियल दिया तो क्या होगा, जैसे हमने कनेक्ट करा, ये हमने वोल्टेज, ये वोल्टमीटर है, ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर, पूरा सोर्स हमने लगा रखा है, पावर सोर्स। तो जैसे ही इसको हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये एकदम झटके से क्या करेगा, रेडिएशन ये एकदम से जलेगा, ये ज़ेनॉन लैंप जो है एकदम से सडनली जलेगा और फिर बंद हो जाएगा। तो उस टाइम जो रेडिएशन प्रोड्यूस हुई वो रेडिएशन, वो फोटोन इसके अंदर चले जाएंगे, इस रूबी रॉड जो है इसके अंदर, इस क्रिस्टल के अंदर चले जाएंगे और इसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उस एटम को एक्साइट करेंगे और एक्साइट करके कहाँ चले जाएंगे, मेटास्टेबल और एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। पहले ग्राउंड स्टेट में थे, जैसे इसको ऑन किया तो रेडिएशन प्रोड्यूस हुई और वो रेडिएशन इसके अंदर चली गई फोटोन की फॉर्म में, और वो फोटोन क्या करेंगे, एटम को एक्साइट करेंगे और एक्साइटेड लेवल और मेटास्टेबल में चले जाएंगे। क्योंकि इसमें 3 लेवल है टोटल, एक तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट और
मेटास्टेबल स्टेट, तीन लेवल्स हैं, इसलिए इसको 3 लेवल कह रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, मैं यहां पे लिख देती हूं ग्राउंड स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट और तीसरा है एक्साइटेड स्टेट, इसलिए इसको 3 लेवल बोल रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो जो वेवलेंथ प्रोड्यूस हुई जब ये जैसे ही लैंप ऑन हुआ, जिनॉन लैंप, इसमें जिनॉन लैंप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस लैंप में जिनॉन भरी हुई है। ठीक है, तो जैसे ये ऑन होगी, एकदम से झटके से जैसे ये ऑन होगी, तो जो रेडिएशन प्रोड्यूस हुई उसकी वेवलेंथ कितनी है, 5600 एंगस्ट्रॉम है। तो देखो 5600 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ वाली हमने रेडिएशन जब दी, तो कितनी वेवलेंथ की लेजर प्रोड्यूस हो रही है, 6943 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ लाइट प्रोड्यूस हो रही है। इतनी वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस हो रही है, और वो लाइट कैसी है, कोहेरेंट है, डायरेक्शनल है। मतलब कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, सेम फेज में होना, तो उसको हम कहते हैं लेजर लाइट। क्लियर? और ये कौन से वाले प्रिंसिपल पे बेस्ड है, स्टिमुलेशन एमिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसका मैं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम भी बताने वाली हूं, तो ये आप नोट कर लीजिए, यदि एग्जाम में आएगा तो रूबी लेजर यदि आता है तो ये आप यदि अच्छे से लिख देंगे, जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आपने यदि बता दिया, तो ये कंप्लीट एक आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने नोट कर लिया इसको। अब मैं आपको एनर्जी लेवल बताने वाली हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूबी लेजर जो है वो किस तरीके का दिखता है, मैंने आपको डायग्राम में बताया, और उसमें जो कोलिजन होता है, दोनों तरफ जो मिरर लगे हुए होते हैं, एक तरफ है फुली रिफ्लेक्टेड मिरर और दूसरी तरफ है पार्शियल रिफ्लेक्टेड मिरर। तो जो फोटोन है वो बार बार टकराते हैं, और उससे क्या होता है कि बार बार टकराने से कुछ तो क्या होता है, इधर उधर मूव करते हैं, और फाइनली जो हमें मिलता है स्टिमुलेशन एमिशन की वजह से हमें एक ऐसी लाइट मिलती है, एक ऐसी कोहेरेंट लाइट मिलती है, एक ऐसी डायरेक्शनल लाइट मिलती है, जिसकी वजह से जो वो एक तो इतनी इंटेंस होती है, इंटेंस इसलिए होती है क्योंकि बार बार ऑसिलेशन चलता रहता है उस रॉड के अंदर, जो वो लाइट उसने एब्जॉर्ब करी, और उसकी वजह से एटम एक्साइटेड स्टेट में गए, फिर वो मेटास्टेबल में आए, और मेटास्टेबल से जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो उस टाइम पे जो फोटोन रिलीज होते हैं, वो फोटोन कैसे होते हैं, लेजर लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, और वो लेजर लाइट कैसी होती है, कोहेरेंट होती है। तो जो मैंने आपको डिवाइस में बताया, अब वो मैं एनर्जी लेवल के फॉर्म में आपको बता रही हूँ। देखो क्रोमियम उसके अंदर प्रेजेंट था, उस रूबी जो रॉड है उस क्रिस्टल में क्रोमियम एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट था, जिसकी वजह से वो रेड कलर दिख रहा था। और ये जो क्रोमियम है, इस क्रोमियम में के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है, जैसे ही वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है। जब हमने जिनॉन लैम्प को जलाया था, कुछ सेकंड के लिए जलाया था, सडनली जलता है और फिर एकदम से बुझ जाता है, तो वो जो सडनली जो जला उसकी वजह से जो रेडिएशन प्रोड्यूस हुई उसकी वेवलेंथ कितनी है, 5600 एंगस्ट्रॉम है। ये वेवलेंथ जैसे ही एटम उस क्रिस्टल के अंदर जाती है, तो जो एटम्स होते हैं वो एटम एक्साइट हो जाते हैं, और एक्साइट होके देखो ग्राउंड स्टेट है ये, तो ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, कुछ मेटास्टेबल में चले गए। अब ये जो एक्साइटेड स्टेट में गए हैं, जो एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए, वो कुछ सेकंड्स के लिए रहते हैं, और वो कितनी देर के लिए रहते हैं, 10⁻⁸ सेकंड के लिए रहते हैं, इतने कम टाइम के लिए रहते हैं, और उसके बाद वापस से वो क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये जो मेटास्टेबल स्टेट है, जो कि एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में है, तो वो जो एक्साइटेड एटम्स जो है, जो कि इस स्टेट में थे 10⁻⁸ सेकंड के लिए, वो स्पॉन्टेनियस एमिशन जिसको हम कहते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन से वो मेटास्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। और स्पॉन्टेनियस एमिशन आपको पता है इनकोहेरेंट होता है, रेडिएशन लेस। ये जो ट्रांजिशन है ये कैसा है, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है। अब जब यहाँ पे ये एटम भी क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में जो थे, अब वो कहां पर आ गए, मेटास्टेबल स्टेट में। और ऑलरेडी कुछ जो ग्राउंड स्टेट में थे, वो जब इसने रेडिएशन ली थी, और रेडिएशन कैसे, पंपिंग मैंने आपको बताया था। पंपिंग का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल पंपिंग। जब हम वो जो सर्किट हमने कंप्लीट कर लिया, जो सोर्स लगा रखा था हमने, पावर सोर्स, उसके थ्रू जैसे ही हमने रेडिएशन दी, जैसे उसको जलाया, तो जो रेडिएशन प्रोड्यूस हुई, वो रेडिएशन इसने ली थी। एक्साइटेड स्टेट में गए कुछ एटम्स, और कुछ कौन से में गए, मेटास्टेबल। लेकिन ये जो एक्साइटेड स्टेट में गए हैं, ये फटाफट कहां आ जाएंगे, इस मेटास्टेबल में आ जाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो ये जो यहाँ पे जो डेंसिटी होगी एटम्स की एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी और यहाँ पे ज्यादा होगी। तो अब जब ये मेटास्टेबल स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे वापस, क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट में भी ये कितनी देर के लिए रहेंगे, 10⁻³ सेकेंड्स के लिए रहेंगे। उसके बाद जैसे ही ये ग्राउंड स्टेट में आता है, देखो पहले यहां से यहां आए और अब जब ये मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तब वो एक फोटोन प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम कहते हैं स्टिमुलेशन। जो प्रिंसिपल है कौन से वाले प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मैंने क्या बताया था आपको, स्टिमुलेशन एमिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो जैसे ही वो लाइट, जब ये एटम वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो फोटोन प्रोड्यूस करते हैं। वो जो फोटोन है वो कैसे होते हैं, वो फोटोन, और एक फोटोन नहीं होता क्योंकि इतने सारे एटम्स है, तो जब वापस से वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो बहुत सारे कोहेरेंट फोटोन प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से एक लाइट प्रोड्यूस होती है, इंटेंस लाइट प्रोड्यूस होती है। और वो इंटेंस लाइट जो होती है उसी को हम कहते हैं लेजर लाइट। और उसकी वेवलेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 6943 एंगस्ट्रॉम, इतनी वेवलेंथ होती है। तो देखो जब हमने इतनी वेवलेंथ की 5600 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाली लाइट हमने दी, तो लेजर लाइट की जो लेजर लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 6943 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और ये आपको एनर्जी लेवल जो मैंने डायग्राम आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एग्जाम में रूबी लेजर आएगा तो आपको एक तो वो जो इससे पहले वाला मैंने डिवाइस बताया है वो बताना पड़ेगा और एनर्जी लेवल आप जरूर बताना। ठीक है। तो ये एक्साइटेड स्टेट आपको पता लगे कितने 10⁻⁸ सेकेंड है, मेटास्टेबल की 10⁻³ सेकेंड है। और सबसे ज्यादा स्टेबल जो होती है वो हमेशा ग्राउंड स्टेट होती है। इसका जो टाइम होता है वो इनफाइनाइट होता है। मैक्सिमम टाइम जो होता है वो एटम किस कौन से स्टेट में रहना चाहता है, स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है, तो वो कहाँ रहेगा, ग्राउंड स्टेट में। इसलिए टाइम मैंने इसको इनफाइनाइट लिख रखा है। क्लियर होगा। अब इसमें जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो कैसी प्रोड्यूस होती है, एक पल्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। देखो ऐसी पल्स फॉर्म में होती है। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाती है, फिर वापस से हमें उसको एक्साइट करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है ये डिसकंटिन्यू प्रोसेस है। बार बार हमें उसको जिनॉन लाइट, जो जिनॉन लैंप है उसको जलाना पड़ता है, कुछ सेकंड के लिए जलाना पड़ता है। उसके बाद फिर वो रेडिएशन प्रोड्यूस करती है। वो रेडिएशन जो है वो रूबी जो क्रिस्टल है, रूबी क्रिस्टल के अंदर वो रेडिएशन जाती है। फिर फोटोन जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और फिर ये प्रोसेस होता है जो ये एनर्जी लेवल पे प्रोसेस चल रहा है। 3 लेवल स्टेट मैंने क्यों बोला था, क्योंकि 1 2 3 3 लेवल है, इसी में इस तरीके का ये एमिशन हो रहा है जिसकी वजह से हमें ये लेजर लाइट मिल रही है। और जो दो रिफ्लेक्टिंग उसमें डिवाइस में जो दो रिफ्लेक्टिंग मिरर्स थे, एक पार्शियली रिफ्लेक्टेड था और एक फुली रिफ्लेक्टेड था, उनमें जब उनसे टकरा के बार बार जब कोलिजन होता है तो उसकी वजह से एक कोहेरेंट और इंटेंस लाइट प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं लेजर लाइट, जिसकी वेवलेंथ ये मैंने आपको बता रखी है। ठीक है। तो मैंने आपको हर तरीके से बता रखा है कि यदि डिवाइस में देखें तो किस तरीके से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, और यदि एनर्जी लेवल में देखें तो एनर्जी लेवल में किस तरीके से एटम का एक्साइटमेंट हो रहा है, फिर वापस से वो ग्राउंड स्टेट या मेटास्टेबल पे आता है, जिसकी वजह से जब मेटास्टेबल से ग्राउंड स्टेट में जब आते हैं तब फोटोन प्रोड्यूस होते हैं। और वो फोटोन कैसे होते हैं, कोहेरेंट फोटोन होते हैं। और उनकी वो जो लाइट होती है वो इंटेंस लाइट होती है, डायरेक्शनल होती है। और आपने देखा भी होगा जब आप लेजर लाइट को ऑन करते हैं तो एकदम एक सीध में जाती है, वो कहीं इस तरीके से ऑर्डिनरी लाइट की तरह फैलती नहीं है। ठीक है। तो उसमें इस तरीके का प्रोसेस होता है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टाइप की लेजर लाइट है हीलियम नियॉन लेजर। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं हीलियम नियॉन लेजर। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि हमने रूबी लेजर पढ़ लिया है तो उसके बाद हम हीलियम नियॉन पे क्यों आ रहे हैं। तो इसकी कुछ डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहली डिसएडवांटेज ये है कि जो रूबी लेजर है वो सॉलिड लेजर है, और सॉलिड उसमें जो मीडियम है वो कैसा है, सॉलिड मीडियम है। और जो सॉलिड मीडियम होता है उसमें एक टेंडेंसी होती है कि जब वो एक्साइट होता है, जैसे कि हमने उसमें देखा था कि रूबी रॉड हमने लगा रखी थी, रूबी क्रिस्टल रॉड हमने उसमें लगा रखी थी और उसको हमने एक पावर सोर्स से कनेक्ट कर रखा था। तो जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं और तो वो जिनॉन जो लैंप है वो जल जाता है
कुछ सेकंड के लिए, और फिर वो उसमें जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती है वो रेडिएशन किसके अंदर जाती है, वो फोटोन किसके अंदर जाते हैं, क्रिस्टल के अंदर जाते हैं। अब ये जो प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आपको यदि पता हो तो वो सॉलिड, कोई भी सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड मटेरियल होता है, हीट की वजह से एक्सपैंड होता है, और जब वापस से वो ठंडा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसकी वजह से बार बार फैलना और फिर उसके बाद सिकुड़ जाना, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, वो जो सॉलिड मटेरियल है उसमें क्रैक आ सकते हैं। तो ये सेम चीज रूबी लेजर में हमने देखा कि वो ठीक है, वो सबसे पहले डेवलप किया गया था, लेकिन उसमें कुछ डिसएडवांटेज ये देखी गई कि बार बार एक्सपांशन और कंट्रैक्शन से क्या होगा, जो सॉलिड मटेरियल है, जो रूबी है, जो रूबी क्रिस्टल है, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। और दूसरी चीज क्या है कि उसमें जो लेजर प्रोड्यूस होती है वो पल्स फॉर्म में होती है, कुछ सेकंड के लिए, मतलब एक पल्स प्रोड्यूस होती है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होती है। और यदि हमें कहीं यूज में लेना है लेजर को, तो उसको हम यूज में ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो कुछ सेकंड के लिए, मतलब एक पल्स प्रोड्यूस होती है, सिर्फ डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में लेजर प्रोड्यूस होती है। और हमें कैसी लेजर चाहिए, एक कंटिन्यूअस लेजर चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि कहीं हम स्कैनिंग मशीन जो होती है, बार कोड वगैरह हम स्कैन करते हैं, तो वहां पे जो लेजर यूज करती है वो कुछ टाइम के लिए तो कम से कम कंटिन्यूअस फॉर्म में रहती है। तो ये जो लेजर है वो रूबी लेजर, वहां पे हम रूबी लेजर यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक सिंपल कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आती है। तो वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म जो होती है उसकी, वो हम कहीं पर्टिकुलर जगह यूज में ले ही नहीं सकते, कहीं पर भी यूज में नहीं ले सकते। कम से कम वो जो लेजर लाइट हो वो कुछ देर के लिए तो चले, कुछ देर के लिए तो लाइट प्रोड्यूस करे। तो इसके लिए हमने फिर कौन सी वाली लेजर डेवलप की, ये है गैशियस लेजर। हीलियम नियॉन का मिक्सचर होता है, हीलियम नियॉन गैस जो होती है उसका मिक्सचर हम लेते हैं ट्यूब में, और फिर उससे जो लेजर डेवलप होने वाली है उस लेजर को हम कहते हैं हीलियम नियॉन लेजर। क्लियर हो गया। तो क्योंकि रूबी लेजर जो सॉलिड लेजर थी, जो जिसमें सॉलिड मटेरियल हमने ले रखा था, रूबी मटेरियल ले रखा था, उसकी ये डिसएडवांटेज थी कि बार बार कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन से क्या हो रहा था, उसमें क्रैक आ जाते हैं, तो हमें प्रॉपर तरीके से वो फंक्शन नहीं करती, और जो पल्स है वो भी डिसकंटिन्यूअस हमें मिलती है। तो इसलिए इसको हम कहीं यूज में ले नहीं सकते। तो ये एक पहले डिसएडवांटेज। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज ये है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। मानक आपने देखा होगा मार्केट में इजीली, मतलब हम ऐसे परचेज नहीं कर सकते, बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इतनी एक्सपेंसिव चीज़ हम किसी भी मतलब लेज़र लाइट को प्रोड्यूस करने में नहीं कर सकते, और उसकी यदि हम उसको यूज भी ले रहे हैं उसके बाद भी वो जो लेजर प्रोड्यूस हो रही है वो कैसी हो रही है, पल्स फॉर्म में हो रही है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में हो रही है। तो ये दो डिसएडवांटेज की वजह से हम हीलियम नियॉन लेजर पढ़ेंगे, गैशियस। और ये जो गैशियस लेजर होती है इसमें क्या होता है कि एक कंटिन्यूअस लेजर मिलती है, और कंटिन्यूअस लेजर मिलने की वजह से ही हम इसको कई जगह पे यूज में ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि रूबी लेजर से हम हीलियम नियॉन पे क्यों आए हैं। अब इसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं और आप भी इसको नोट कर सकते हैं। हीलियम नियॉन गैस लेजर इज कंटिन्यूअस लेजर। पहला पॉइंट यही है कि जो उसकी डिसएडवांटेज थी रूबी लेजर की, वही इसकी यहाँ पे एडवांटेज है कि हीलियम नियॉन लेजर जो है वो एक कंटिन्यूअस लेजर है। दूसरा पॉइंट ये कि कितने वो इट इज बेस्ड ऑन, जो रूबी जो था रूबी लेजर, इट इज बेस्ड ऑन थ्री लेवल लेजर था, यानी कि जो एनर्जी लेवल थे उसमें 3 लेवल पे ही जो एमिशन एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और यहाँ पे जो है ये 4 लेवल लेजर है। इट इज बेस्ड ऑन 4 लेवल लेजर। थर्ड पॉइंट, हीलियम नियॉन का जो रेशियो होता है, जो मिक्सचर हम लेते हैं तो उसका जो रेशियो होता है, हीलियम कितना है नियॉन कितना है, तो हीलियम और नियॉन का जो रेशियो है 10:1, यानी कि हीलियम जो है वो 10 टाइम्स ज्यादा हम लेते हैं एज कंपेयर टू नियॉन। तो इसका मिक्सचर हम फिल कर लेते हैं, ग्लास ट्यूब में फिल कर लेते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, वन एंड वही चीज है कि एक एंड इसका फुली रिफ्लेक्टेड होगा, दूसरा एंड जो होगा वो पार्शियली रिफ्लेक्टेड होगा। यही मैंने लिखा था, फुली रिफ्लेक्टेड और पार्शियली रिफ्लेक्टेड।
द लेजर एक्शन टेक्स प्लेस इन नियॉन एटम। और जो लेजर एक्शन होता है वो कौन से वाले एटम में होता है? नियॉन एटम में होता है। नियॉन में मेटास्टेबल स्टेट होती है, तो मेटास्टेबल स्टेट जो नियॉन में होती है वहां पे उसकी थ्रू जो है लेजर एक्शन होता है और फिर लेजर लाइट प्रोड्यूस होती है। The helium help to achieve population inversion by transferring their energy to neon atom। अब आप ये सोचेंगे कि यदि 10 टाइम्स हम हीलियम ले रहे हैं तो मतलब उसमें होना चाहिए ना एक्साइट जो लेजर एक्शन है वो हीलियम में होना चाहिए, लेकिन इसमें तो नियॉन में हो रहा है। तो यदि हम देखें कि हीलियम और नियॉन को यदि हम कंपेयर करें, हीलियम बहुत हल्की होती है गैस, और क्या होता है ये थोड़े सी ही रेडिएशन को लेके बहुत जल्दी एक्साइट हो जाती है, और जो एक्साइट होके वो एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल में चली जाती है। और ये जो एक्साइटेड स्टेट में जब चली जाती है तो ये इजीली अपनी एनर्जी जो है हीलियम, क्योंकि फटाफट इसने एनर्जी ले ली, हल्की है, फटाफट एनर्जी ली और एक्साइटेड स्टेट में चली गई। तो ये जो एक्साइटेड स्टेट में जाती है उसके पास एनर्जी बहुत है, ये एनर्जी ट्रांसफर करेगी नियॉन को। तो इसकी जो मेटास्टेबल है ये कोशिश करेगा कि ये बहुत जो नियॉन एटम है, नियॉन एटम से ये हीलियम एटम टकराएगा, बार बार टकराने के ये क्या करेगा, नियॉन एटम को एक्साइटेड स्टेट में लाएगा, एक्साइटेड स्टेट यानी कि मेटास्टेबल स्टेट में। और मेटास्टेबल स्टेट में जब पॉपुलेशन इन्वर्जन जिसको हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जिसको हम कह रहे हैं ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में मेटास्टेबल स्टेट में आ गया, तो मेटास्टेबल स्टेट में जब पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगा तब ही जाके लेजर एक्शन होगा, लेजर एक्शन होगा और वो एक कंटिन्यूअस लेजर प्रोड्यूस होगी। तो हीलियम का काम क्या है, उस नियॉन को एनर्जी ट्रांसफर करना, एनर्जी ट्रांसफर करेगा, बार बार उससे टकराएगा, बार बार है ना, जो ट्यूब है उस ट्यूब को हमने एक कॉइल से कनेक्ट कर, कॉइल लगा के उसको हमने पावर सोर्स से लगा रखा है, वोल्ट मीटर से लगा रखा है। और ये जो होगा पोटेंशियल सोर्स है, इस हाई पोटेंशियल सोर्स से ही हीलियम जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, एक्साइट हो रहा है। और हीलियम जब हीलियम एक्साइट हो गया तो वो हीलियम किसको एक्साइट कर रहा है, नियॉन को एक्साइट कर रहा है, बार बार कोलिजन करके। और कोलिजन कैसा हो रहा है, देखो दोनों साइड जो है, आप ये जो मैंने आपको बताया कि दोनों साइड यहाँ पे जो है मिरर लगे हुए होते हैं, मिरर लगे हुए होते हैं, एक तो फुली रिफ्लेक्टेड है और एक पार्शियली रिफ्लेक्टेड है। तो क्या होगा, बार बार टकरा के इससे नियॉन पार्टिकल्स भी है इसमें और हीलियम पार्टिकल भी है। तो नियॉन और हीलियम जो पार्टिकल है वो नियॉन से टकराएंगे, नियॉन एटम से टकराएंगे और क्या करेंगे, उसको एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड मतलब मेटास्टेबल में ले जाएंगे। और वहां पे ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन जिसको हम कह रहे हैं उसकी वजह से ही लेजर एक्शन प्रोड्यूस होता है। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा तो उसके बाद जब वापस से वो ग्राउंड स्टेट में जो एटम है वापस जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसमें जो एमिशन होगा, वो जो एमिशन होगा वो एकदम कोहेरेंट एमिशन होगा, जो लाइट प्रोड्यूस होगी वो कोहेरेंट होगी, डायरेक्शनल होगी, और उस लाइट को ही हम कह रहे हैं लेजर लाइट। क्लियर? तो इस तरीके से कोलिजन होता रहता है, वो टकराते रहते हैं बार बार, इस तरीके से टकरा के कुछ जो लाइट है, क्योंकि ये 90% जो है रिफ्लेक्टिंग मिरर है, 90% रिफ्लेक्ट करता है, 10% ट्रांसमिट करता है। तो वो जो ट्रांसमिट करेगा लाइट वो कैसी होगी, कंटिन्यूअस लाइट होगी, कंटिन्यूअस लाइट, और कोहेरेंट होगी, इंटेंस होगी, और उसी लाइट को हम कहते हैं लेजर लाइट। अभी मैं आपको डायग्राम के साथ भी बताऊंगी एनर्जी लेवल किस तरीके से एक्साइटमेंट हो रहा है और कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कैसे वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। तो नियॉन कैसे एक्साइट होता है, हीलियम से, हीलियम अपनी एनर्जी देता है बाय कोलिजन। और हीलियम को कैसे एक्साइट किया जा सकता है, उसके लिए हमने एक पोटेंशियल सोर्स लगा रखा है, और वो जो हाई पोटेंशियल सोर्स लगा रखा है, वो हाई पोटेंशियल सोर्स क्या करता है, हीलियम को एक्टिवेट करता है। और हीलियम जब, क्योंकि बहुत लाइट होता है, तो फटाफट एनर्जी लेके और एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, और हाई एनर्जी होती है उसमें, तो वो एनर्जी ट्रांसफर करता है किसको, नियॉन को, बाय कोलिजन। क्लियर? तो कंसेप्ट जो है वो लेजर, दोनों लेजर लाइट में कंसेप्ट वही है, डिवाइस में कंसेप्ट वही है, लेजर डिवाइस में, कि कोलिजन होके फाइनली जो है लेजर प्रोड्यूस होती है। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है, the gas atoms in glass tube are excited by electric discharge। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब ये है
कि जो हीलियम, जो अभी मैंने आपको बताया कि हीलियम एटम किससे एक्साइट हो रहे हैं, उसके लिए भी तो हमें एक्साइट, उसको भी तो एक्टिवेट करने के लिए हमें कोई सोर्स चाहिए। तो वो सोर्स मैंने आपको बताया कि हाई पोटेंशियल सोर्स लगा रखा, और वो क्या करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक उससे कॉइल से कनेक्ट हमने कर रखा है तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और उसकी वजह से हीलियम एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करेगा, नियॉन को भी एक्टिवेट करेगा बाय कोलिजन। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा। ये मैंने आपको थ्योरी इसलिए बताई है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यदि एग्जाम में लिख के आएंगे तो मार्क्स आपको अच्छे मिल सकते हैं, और इसी को मैं अभी आपको डायग्राम की फॉर्म में बताने वाली हूँ एनर्जी लेवल्स में। तो ये नोट कर लीजिए आप। तो ये मैंने आपको एनर्जी लेवल डायग्राम से मैंने बता रखा है कि हीलियम नियॉन लेजर में क्या होता है। हीलियम नियॉन लेजर में देखो, ये तो है हीलियम एटम और ये है नियॉन एटम। हमने कितने रेशो में लिया था, 10:1 रेशो में लिया था। 10 रेशो ये था और 1 रेशो इसका था नियॉन का, ठीक है। तो मैक्सिमम रेशो किसका है, हीलियम का है। लेकिन हीलियम का होने के बाद भी जो लेजर एक्शन होता है वो नियॉन के मेटास्टेबल स्टेट की वजह से होता है। तो वो कैसे होगा, हीलियम जो है, हीलियम बहुत लाइट होता है, हीलियम गैस बहुत लाइट होती है। तो ये फटाफट क्या होता है, जैसे ही इसको हम एक्साइट करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, जब हमने सोर्स लगा रखा था उसके बाद जैसे हमने वो जो पोटेंशियल सोर्स है कॉइल के थ्रू हमने एक सोर्स लगा रखा है, पावर सोर्स, उससे जब हम जैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से इस हीलियम एटम को एक्टिवेट करेंगे या एक्साइट करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा अपने एक्साइटेड स्टेट में। और ये जो एक्साइटेड स्टेट है वो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और आप ये देखो कि नियॉन का यदि हम देख रहे हैं एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट, ये मेटास्टेबल स्टेट है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो नियर अबाउट ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये आसपास ही है, इसकी वैल्यू दोनों के आसपास ही है। तो अब क्या होगा, जैसे ये जो हीलियम एटम है, हमने तो मिक्सचर लिया है, तो ये हीलियम एटम जो होगा वो नियॉन से भी टकराएंगे, बहुत ज्यादा कोलिजन करके उस नियॉन को भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। तो अब कैसे वो लेके जाएंगे, अब आप ये देखो, ये हीलियम जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में आया तो इसने क्या करा, इस नियॉन एटम से कोलिजन करके, ये जो कोलिजन मैंने यहाँ लिख रखा है, इसको कोलिजन करके वो कौन सी स्टेट में लेके जाएगा, मेटास्टेबल में ले जाएगा। अब मेटास्टेबल स्टेट में जैसे ही नियॉन आ जाएंगे, अब वापस से जब ये बैक किस पे आएंगे, यहाँ पर इस स्टेट में जैसे ही आएंगे तो क्या होगा, और ये क्या होता है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन की वजह से ही तो क्या होता है, लेजर एक्शन होता है कि जब मैक्सिमम कोलिजन होता है, मैक्सिमम जो एक्साइटेड स्टेट में जब एटम्स आ जाते हैं तो उस केस में जब वो वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो क्या होता है कि कुछ फोटोन रिलीज होते हैं और उसको हम कहते हैं लेजर। तो देखो मेटास्टेबल से कोलिजन करके वो एक्साइटेड स्टेट में तो आ गए। अब जैसे ही वो अपने इस वापस से मेटास्टेबल से लोअर स्टेट में जब आएगा तो एक वो लाइट प्रोड्यूस करेंगे, फोटोन प्रोड्यूस करेंगे, जो कि कैसे होंगे, कोहेरेंट होंगे, इंटेंस होंगे, और उसको हम बोलते हैं लेजर लाइट। और उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, 6928 एंगस्ट्रॉम होगी। क्लियर। अब यहां से जो नेक्स्ट लेवल पे आ रहा है वो कैसा है, स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन आपको पता है कि एक्साइटेड स्टेट से जब वो लोअर लेवल पे आएगा तो वो सडनली आएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो वो जो कम टाइम के लिए होता है तो ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है वो इनकोहेरेंट होता है, किसी से मैच नहीं करता, उसका फेस किसी से मैच नहीं करता, सबका डिफरेंट होता है फेस। केवल ये वाले पॉइंट पे जो मेटास्टेबल स्टेट से, ये जो मेटास्टेबल स्टेट है, इससे जब वो वापस से अपने लोअर स्टेट में जब आता है तो क्या होता है उसमें, कौन से वाले प्रिंसिपल पे बेस्ड है, स्टिमुलेशन एमिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो इसमें जो कोहेरेंट फोटोन्स निकलते हैं वो कैसे होते हैं, कोहेरेंट होते हैं, इंटेंस होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। तो उसकी जो लाइट होती है वो कैसी होती है, इंटेंस लाइट होती है। उस इंटेंस लाइट को हम कह रहे हैं लेजर लाइट। तो हीलियम नियॉन जो डिवाइस है
उसमें जो लेजर लाइट प्रोड्यूस होती है वो ये पूरा ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल में किस तरीके से एमिशन होता है और ये लेजर लाइट प्रोड्यूस होती है और कितने वेवलेंथ की प्रोड्यूस होती है ये भी मैंने आपको बता रहा था। और ये जो लेजर होती है ना, ये कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है, पल्स फॉर्म में नहीं होती, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलती है। जैसा कि हमने प्रैक्टिकली हम देखते हैं लाइव में कि कहीं हम जाते हैं और स्कैन जब हमें करना होता है तो वो स्कैन करने के लिए वो लेजर जो होती है कुछ टाइम के लिए रहती है, तो वो कंटिन्यूअस है। और वहां पे जो हमें रूबी लेजर जो मिल रही थी वो कैसी मिल रही थी, पल्स फॉर्म में मिल रही थी, शॉर्ट डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में मिल रही थी, तो वो हम लेजर कहीं यूज में ले नहीं सकते। ठीक है, इसको तो हम फिर भी ले सकते हैं क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कंट्रैक्शन एक्सपेंशन की कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जो यहां से इस लेवल से जब लोअर लेवल पे आता है तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है जिसमें कोई हमें लेजर लाइट नहीं मिलने वाली, जो मिलनी थी वो यहाँ पे हमें मिल चुकी है इसकी वजह से। और उसके बाद जब ये ग्राउंड लेवल पे आएगा तो ग्राउंड लेवल पे रेडिएशन लेस ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन हो रहा है, वो सिंपल वॉल से टकरा रहा है, जो उसका डिवाइस था, जो हीलियम नियॉन लेजर जो डिवाइस था उसकी जो वॉल है उससे टकरा के कोई रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, लेकिन वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, जिसमें कि कुछ भी नहीं हो रहा, कोई फोटोन नहीं रिलीज हो रहा, लेकिन वो टकरा के अपनी नॉर्मल अपनी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। ठीक है, इसलिए रेडिएशन लेस ट्रांजिशन इसको हम कह रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है ये 4 लेवल में हो रहा है, 1 2 3 4, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम इसको, इट इज बेस्ड ऑन 4 लेवल ट्रांजिशन, 4 लेवल ट्रांजिशन पे बेस्ड है ये। और जैसा कि मैंने आपको बताया हीलियम नियॉन डिवाइस में किस तरीके से एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो हीलियम एटम है वो एक्साइट होते हैं और फिर कोलिजन से नियॉन एटम को भी एक्साइट करते हैं। और मेटा स्टेबल स्टेट जो है, मेटा स्टेबल स्टेट में मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है जिसको पॉपुलेशन इन्वर्जन हम कहते हैं, और उस पॉपुलेशन इन्वर्जन की वजह से एक ऐसी लाइट प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं लेजर लाइट, जो कि कैसी होती है, इंटेंस होती है, कोहेरेंट होती है, डायरेक्शनल होती है। और उसके बाद जो ये इसका जो एमिशन होता है वापस से जो ग्राउंड स्टेट में आते हैं वो या तो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है या फिर रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होता है। क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताने वाली हूं सेमीकंडक्टर डायोड लेजर। क्लियर, तो ये आप नोट कर लीजिए, ये एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ हम थर्ड टाइप का लेजर लेजर डिवाइस की बात करेंगे, वो है सेमीकंडक्टर डायोड लेजर। अब ये सेमीकंडक्टर डायोड लेजर क्या होता है, आपको ये पता है कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पी टाइप एन टाइप। तो यहाँ पे हम पी टाइप और एन टाइप दोनों लेने वाले हैं, और इन पी टाइप और एन टाइप को जब हम कंबाइन करते हैं तो जो इसकी जो जहाँ पे हमने ज्वाइन करा उसको हम बोलेंगे पीएन जंक्शन। और ये जो पीएन जंक्शन है यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एन टाइप जो होता है, एन टाइप में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और पी टाइप में होल ज्यादा होते हैं, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो अब इसको जब हम इस जॉइंट करके ये बीच का जो पार्ट है जहां पे ये जॉइंट हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। और यहीं पे अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से जो एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में जाते हैं। तो इसको हम अभी जाएंगे कैसे, यहाँ पे हमने इसको चारों तरफ, ये जो है ये मेटल के कांटेक्ट में है, और इधर दोनों साइड, जैसे कि हमने आपको बताया था कि फुली रिफ्लेक्टेड और पार्शियल रिफ्लेक्टेड जो कंसेप्ट है वो तीनों लेजर में आपने देखा होगा सेम है। यहाँ पर भी एक तरफ फुली रिफ्लेक्टेड मिरर है और दूसरी तरफ पार्शियल रिफ्लेक्टेड मिरर है, क्योंकि कोलिजन से ही जो फाइनल हमें एक वो जो बीम मिलती है वो हमें मिलेगी, तो उसके लिए ये दोनों साइड जो है मिरर होना जरूरी है। अब यहाँ पे इसको हमने किसे कनेक्ट कर रखा है, ये जो सेमीकंडक्टर डायोड है इसको हमने किसे कनेक्ट कर रखा है, पावर सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि पावर सप्लाई जरूरी है। बिना पावर सप्लाई के कैसे जो है वो एक्साइटमेंट होगा और वो एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाएगा। तो अब जैसे ही इसको हमने यहाँ पे पावर ऑन करी, जैसे पोटेंशियल दिया हमने, हाई पोटेंशियल दिया, तो जो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है, एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चले जाएंगे, पी टाइप पे जाएंगे, और पी टाइप के जो होल्स हैं उनके साथ कंबाइन हो जाएंगे। और जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो सबसे पहली चीज, कंबाइन जो इलेक्ट्रॉन है एन टाइप के
वो पी टाइप के होल के साथ कंबाइन हो रहे हैं। तो वो कैसे कंबाइन हो रहे हैं, उसको हम क्या दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, इंजेक्शन करंट उसको बोलते हैं। जैसे हमने करंट अप्लाई किया पीएन जंक्शन पे, यहाँ पर जैसे ही हमने करंट अप्लाई किया जिसको हम बोल रहे हैं इंजेक्शन करंट, तो क्या होगा कि फोटोन प्रोड्यूस होंगे। मिरर रिफ्लेक्शन मतलब ये दोनों जो मिरर है, तो यहाँ पे ये जैसे करंट मिला, करंट मिलने से क्या होगा, फोटोन प्रोड्यूस होंगे, और जो फोटोन है, फोटोन प्रोड्यूस गेट कोलाइड एंड बीम प्रोड्यूस। अब क्या होगा कि जैसे वो इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन हो रहे हैं, तो फोटोन एनर्जी रिलीज हो रही है, और वो जो एनर्जी है वो कौन से वाले फॉर्म में रिलीज हो रही है, फोटोन की फॉर्म में रिलीज हो रही है। आप समझ रहे हैं कि ये जो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन पी टाइप के होल के साथ कंबाइन हो रही है। ये मैंने आपको एनर्जी लेवल में भी बता रखा है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे जाएंगे, कंडक्शन बैंड, यहाँ से वो जैसे ही होल से मिलेंगे तो क्या होगा, फोटोन प्रोड्यूस होंगे। एनर्जी जो है वो कौन से एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं फोटोन। वो फोटोन क्या करेंगे, जो रिफ्लेक्टिंग मिरर हमने लगा रखे हैं, ये देखो दोनों साइड जो हमने मिरर लगा रखे हैं, इससे टकराएंगे, बार बार टकराएंगे, और टकरा के कंटिन्यूसली कोलिजन होता रहेगा। और कंटिन्यूस कोलिजन होने की वजह से कुछ जो फोटोन है वो तो कोलाइड हो रहे हैं, और वो कंटिन्यूसली कोलिजन होने की वजह से एक इंटेंस बीम प्रोड्यूस होती है। और वो इंटेंस बीम, क्योंकि ये वाला जो मिरर है, ये वाली जो फेज है, ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, तो कुछ जो बीम है वो इंटेंस बीम जो प्रोड्यूस होगी, वो इंटेंस बीम यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी, और उस लाइट को, उस इंटेंस लाइट को ही हम कह रहे हैं लेजर लाइट। तो देखो कंसेप्ट वही है, सारी चीजें मैंने आपको बताया, रूबी लेजर में भी वही था, हीलियम नियॉन लेजर में भी कंसेप्ट वही था, बस उसमें हम जो एक्टिव मीडियम ले रहे हैं, और जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल में जो एमिशन जो हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, फिर एमिशन हो रहा है, पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जहाँ होगी उसकी वजह से जब वापस से जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है, तो जो फोटोन प्रोड्यूस होते हैं, कोहेरेंट फोटोन प्रोड्यूस होते हैं, वो कोहेरेंट फोटोन जो होते हैं वो लेजर लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी वही एनर्जी लेवल में जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो होल के साथ मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ही मिलते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वो एनर्जी फोटोन की फॉर्म में होती है, और वो फोटोन क्या होते हैं, कोलाइड करते हैं, इनसे टकराते रहते हैं, बार बार टकराने से क्या होते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जब इंटेंस बीम प्रोड्यूस होती है, और वो जो इंटेंस बीम प्रोड्यूस होती है, वो इंटेंस बीम जो हम कहते हैं ना, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मीडियम है, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, तो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर से वो ट्रांसमिट हो जाती है, कुछ तो रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ट्रांसमिट। जो ट्रांसमिट लाइट होती है, जो लाइट ट्रांसमिट हुई है, वो इंटेंस लाइट होती है, और उस इंटेंस लाइट को ही हम कहते हैं लेजर लाइट। तो लास्ट में मैंने बताया एमिशन कैसे, सम फोटोन एस्केप थ्रू पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर, पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर से ट्रांसमिट हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं, और उसको ही हम कहते हैं लेजर। और ये क्योंकि सेमीकंडक्टर डायोड लेजर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम पी टाइप और एन टाइप दोनों यूज कर रहे हैं, और पीएन जंक्शन जो है, उस पीएन जंक्शन की वजह से लेजर लाइट प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं सेमीकंडक्टर डायोड लेजर। क्लियर? तो ये आप नोट कर लीजिए। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ एप्लीकेशन इज डायोड। ये जो लेजर हमने तीनों टाइप के लेजर पढ़े, तो ये लेजर कहीं ना कहीं यूज में आते हैं, और वो कहाँ काम में आते हैं उसकी एप्लीकेशन मैं आपको बताती हूँ, यूजेस क्या है। फिर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, और मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी न्यूमेरिकल्स, कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किस टाइप से हमें करने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। अब इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ एप्लीकेशन, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ लेजर लाइट। लेजर जो है वो कहाँ काम में आती है, जैसे बहुत सारे इसकी यूजेस हैं, मैंने इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस जो जनरली जहाँ पे ये काम में आती है। फर्स्ट है लेजर प्रिंटिंग। आपने देखा होगा प्रिंटर्स जितने भी होते हैं वो लेजर प्रिंटर्स होते हैं, उसमें जो हमारे जो प्रिंट आउट निकल कर आता है,
तो वो किसकी वजह से निकल के आता है, लेजर की वजह से। ठीक है, तो लेजर जो है वो प्रिंटिंग में भी काम में आती है, यानी कि प्रिंटर्स में लेजर का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। जो भी हमें प्रिंटआउट्स वगैरह चाहिए होते हैं वो तभी निकल के आते हैं जब उसमें जो ये लेजर लाइट होती है उसकी वजह से ही हमें प्रिंट आउट मिल पाते हैं प्रिंटर से। ठीक है, तो जो प्रिंटिंग वो कैसी होती है, लेजर प्रिंटिंग होती है। देन सेकंड कहाँ पे, तो यानी कि प्रिंटर्स में काम में आती है लेजर। दूसरी जगह कहाँ, मेडिकल एप्लीकेशन, मेडिकल जैसे सर्जरी वगैरह करनी होती है, डॉक्टर्स को सर्जरी वगैरह करनी होती है, तो उसके लिए बहुत सारी जगह लेजर लाइट यूज होती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना लेजर सर्जरी, तो लेजर सर्जरी का मतलब ये वहां पे लेजर लाइट यूज हो रही है और उसके थ्रू सर्जरी हुई है। तो मेडिकल में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर कि लेजर लाइट यूज होती है, लेजर सोर्स यूज होता है। देन थर्ड इज बारकोड स्कैनर। आपने सुना है बारकोड वगैरह जो स्कैनर्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हम सामान लेते हैं और हम स्कैन करते हैं, तो वो जो कार्ड होता है उसमें जब हम स्वैप करते हैं तो वो कैसे स्वैप होके मतलब पैसे कट जाते हैं, वो सारी चीज़ होती है क्योंकि उसमें हमारा आइडेंटिफिकेशन होती है। तो बारकोड स्कैनर में भी जो लाइट यूज होती है वो होती है लेजर, तो लेजर वहां पर भी काम में आ रही है फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो कोई भी कार्ड हम स्वैप करते हैं तो उसमें कुछ कोड होते हैं और वो जैसे हम स्वैप करते हैं तो वो जो स्वैप करके जो आइडेंटिफाई किया, वो किसने आइडेंटिफाई किया, थ्रू लेजर ये आइडेंटिफाई होता है कि हाँ ये जो है ये पर्सन है। तो कुछ बारकोड्स होते हैं उसमें, उसके थ्रू ही आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और वो आइडेंटिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है, लेजर की द्वारा। ठीक है, द नेक्स्ट इज सेंसर। सेंसर आपने देखा होगा कहीं भी जाते हैं तो कुछ सेंसर्स लगे हुए होते हैं, तो वो जो सेंसर होते हैं वो ऑब्जेक्ट सेंसर या कुछ हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है, कुछ मशीन्स होती है उस मशीन में सेंसर लगे हुए होते हैं और उन सेंसर से ही कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है या डिटेक्ट हो जाता है कि कोई चीज़ कोई ऐसी है। जैसे हम देखते हैं कि बम का पता करना होता है कि बम कहाँ पे है, तो हम वो उसमें जो मशीन होती है उसको हम कहीं लेके जाते हैं तो वो कैसे सेंसर से कैसे पता लग जाता है, यानी कि वहां पर भी कहीं ना कहीं लेजर यूज हो रहा है। तो लेजर सेंसर्स में भी काम में आती है फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। एंड द लास्ट वन इज मटेरियल प्रोसेसिंग। मटेरियल प्रोसेसिंग में लेजर कैसे काम में आता है, कटिंग, वेल्डिंग। यदि कोई चीज हमें कट करनी है तो आपने देखा होगा, यदि आपने देखा हो कि कुछ ऐसी एकदम बिल्कुल इंटेंस लाइट से पूरा जो मटेरियल है वो कट कर दिया जाता है, तो वो जो लाइट होती है, वो जो इंटेंस लाइट होती है वो क्या है, लेजर। तो लेजर के थ्रू हम मटेरियल प्रोसेसिंग में भी उस लेजर को यूज में लेते हैं फॉर कटिंग, फॉर वेल्डिंग पर्पस। मेटल को कट करने के लिए हम लेजर यूज करते हैं। तो अब आप देखो कितने सारे इसकी एप्लीकेशंस हो गई हैं। फर्स्ट इज इट इज यूज इन लेजर प्रिंटर for printing purpose. Second is it is used for medical surgery, for medical purpose. medical purpose में स्पेशली लेजर सर्जरी जो होती है वो लेजर के थ्रू होती है, लेजर लाइट के थ्रू होती है। थर्ड इज इट इज ऑल्सो यूज इन बारकोड स्कैनर्स, सेंसर्स में यूज होती है। और मटेरियल प्रोसेसिंग में लाइक फॉर कटिंग, फॉर वेल्डिंग, लेजर लाइट इज यूज। क्लियर, तो ये सारा मैंने आपको आज लेजर के बारे में बता दिया है और अब मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स बताऊंगी। तो आज आप ये अच्छे से कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।